सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों का 10वां पार्ट आज आपके सामने प्रस्तुत है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आनुभविक साक्ष्य क्या होते हैं। आनुभविक साक्ष्य या एम्पिरिकल एविडेंस किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, आनुभविक का शाब्दिक अर्थ होता है अनुभव के आधार पर हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान वास्तविक है या नहीं है, उसको यदि अनुभव के आधार पर परखा जाता है, अनुभव से प्रमाणित किया जाता है, तो उसे ही आनुभविक साक्ष्य के नाम से पुकारा जाता है। जैसे विद्युत तार अपने सामने है, उस विद्युत तार में विद्युत की बिजली की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, इसको जांचने के लिए हम या तो उस तार को छू करके देख सकते हैं, छू कर देखेंगे तो करंट लगने की संभावना होती है। लेकिन जो विद्युत के उपकरण है, पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, उनको हम चला करके देखते हैं, यदि वो चल रहे हैं तो इसका मतलब विद्युत तारों में बिजली की सप्लाई हो रही है, इसका हमें अनुभव हो जाता है, फिर अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार अपने अनुभवों के आधार पर यदि हमें कोई ज्ञान सीखने को मिलता है तो उसे ही आनुभविक साक्ष्य के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत देखें तो हम भ्रमण विधि को इसके अंतर्गत ले सकते हैं कि यदि हम बच्चों को वास्तविक ज्ञान करवाना चाहते हैं तो बच्चों को घुमाने के लिए, भ्रमण के लिए किसी भी स्थान पर ले जाया जाता है। बच्चा अपनी आँखों से उसको देखता है, इंद्रियों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है, तो फिर उस ज्ञान को वह कभी भूल नहीं पाता। उसी को हम आनुभविक साक्ष्य कह सकते हैं। तो देखिए, क्या है आनुभविक साक्ष्य, पढ़िए इसके बारे में। आनुभविक साक्ष्य को हम अनुभूति मूलक प्रमाण के नाम से भी पुकारते हैं। अनुभूति मूलक प्रमाण भी कहा जा सकता है, या इसी के लिए एक अन्य शब्द आता है अनुभव जन्य प्रमाण। इसको अनुभव जन्य प्रमाण के नाम से भी पुकारा जा सकता है। तो आनुभविक साक्ष्य को अनुभूति मूलक प्रमाण या अनुभव जन्य प्रमाण के नाम से पुकारा जाता है। आनुभविक साक्ष्य या अनुभूति मूलक प्रमाण की अवधारणा का आशय उन प्रमाणों से होता है जिनको व्यक्ति अनुभव करके देख सकता है। यदि हम अपने अनुभवों के आधार पर किसी प्रमाण को देखते हैं तो वही प्रमाण अनुभूति मूलक प्रमाण, अनुभवजन्य प्रमाण या आनुभविक साक्ष्य कहलाता है। देखिए, यह अनुभव कैसे होगा, तो यह अनुभव मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूपों में हो सकता है। हम अपने मन से भी अनुभव कर सकते हैं, तो शरीर की इंद्रियों के द्वारा भी अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। तो आनुभविक साक्ष्य के अंतर्गत होने वाला अनुभव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का होता है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि जो अवलोकन या अनुभवों के आधार पर सत्यापित किया जा सके अथवा गलत साबित किया जा सके, वही आनुभविक साक्ष्य कहलाता है। कि हम किसी को अवलोकन करते हैं, अपनी आँखों से, इंद्रियों से देखते हैं, या पहले कोई हमने अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के द्वारा किसी चीज़ को, किसी वस्तु को सही साबित किया जा सकता है अथवा गलत साबित किया जा सकता है, वही आनुभविक साक्ष्य के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक साक्ष्य भी आनुभविक साक्ष्य होते हैं। विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित जितने भी प्रमाण हैं, वैज्ञानिकों के प्रमाण हैं, वे अनुभव के आधार पर सिद्ध होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक प्रमाणों को भी आनुभविक साक्ष्य प्रमाण के नाम से पुकारा जा सकता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अनेक व्यक्तियों के द्वारा प्रेक्षित किए जाने पर समान परिणाम देते हैं। अनेक व्यक्ति, अनेक वैज्ञानिक उनको देखते हैं, प्रेक्षित यानी निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, और हर स्थिति में समान परिणाम प्राप्त होता है। तब हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक साक्ष्य आनुभविक साक्ष्य ही माने जाते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, आनुभविक साक्ष्य
किसी वैज्ञानिक परिकल्पना या सिद्धांत का या तो समर्थन करता है या विरोध करता है। अनुभव के आधार पर हम देखें, कोई भी वैज्ञानिक परिकल्पना सामने आती है तो अनुभव के आधार पर सही हमें प्रतीत होती है तो हम उसका समर्थन करते हैं, और गलत प्रतीत होती है तो विरोध करने लग जाते हैं। जैसे बिजली के तारों में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है अथवा नहीं, इसका ज्ञान छात्र कैसे करेगा? तो छात्र उस तार को छू करके देख सकता है, या फिर विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों जैसे पंखा, फ्रिज, टेलीविज़न, कूलर, एसी, ये जितने भी विद्युत उपकरण हैं इनको संचालित करके देख सकता है। यही आनुभाविक साक्ष्य है। खुद ने अनुभव किया कि विद्युत धारा सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, तो इसके अंतर्गत वो छू करके देखेगा या फिर उपकरणों को चला करके देखेगा। अब धारा है तो उपकरण अपने आप चलने लगेंगे। इसी को हम आनुभाविक साक्ष्य कह सकते हैं। इससे पहले हमने परीक्षा पूछताछ के बारे में पढ़ा था। पूछताछ में और आनुभाविक साक्ष्य में क्या संबंध है? तो देखिए, पूछताछ की प्रक्रिया में छात्रों के द्वारा प्रकट विभिन्न प्रकार की शंकाओं के समाधान के लिए यह आवश्यक होता है कि शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं जिनका वह छात्र अनुभव कर सके। शिक्षक है वो छात्रों के समक्ष ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करेगा जिसका वह अनुभव कर सके। इन प्रमाणों के आधार पर ही छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेगा तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसका पूर्ण विश्वास विकसित होगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसी को हम आनुभाविक साक्ष्य के नाम से पुकारते हैं। छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए एवं प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए भी अनुभूति मूलक प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों ने कोई भी ज्ञान प्राप्त किया है, अधिगम किया है, उस अधिगम के स्तर को उच्च स्तरीय बनाना है या कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको स्थायी बनाए रखना है, तो अनुभवों के आधार पर यदि उनको प्रमाण प्राप्त होते हैं, अनुभवों से वो सीखते हैं, तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है, उच्च स्तरीय अधिगम होता है। इसी को एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर एस.के. दुबे, उन्होंने क्या लिखा है? अनुभवजन्य प्रमाणों का आशय उन प्रमाणों से होता है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में अनुभव किए जाते हैं। कि अनुभवजन्य प्रमाण क्या है? ऐसे प्रमाण जिनको हम प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आते हैं, फिर प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं तथा उनके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वे ही आनुभाविक साक्ष्य, अनुभूति मूलक प्रमाण या अनुभवजन्य प्रमाण के नाम से जाने जाते हैं। ये जो कथन है इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं? उपर्युक्त कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ इत्यादि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुभवजन्य या अनुभूति मूलक प्रमाण की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए हमें चीनी का स्वाद पता लगाना है, तो चीनी का स्वाद हम चख करके देख सकते हैं कि चीनी मीठी होती है। अब चख करके देख लिया तो इसके बाद चीनी के स्वाद के बारे में किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम खुद चख करके देख चुके हैं चीनी मीठी होती है तो वो मीठी ही होगी, फिर हमें अन्य किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भी विभिन्न परिवेशीय घटनाओं के बारे में विचार करके तथा अनुभव करके छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि इसमें आनुभाविक साक्ष्यों का समावेश होता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में आनुभाविक साक्ष्य क्या काम आता है कि हम बच्चे को अपने परिवेश की घटनाओं का ज्ञान करवाने के लिए भ्रमण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे को संबंधित स्थान पर हम ले जाते हैं, बच्चा खुद उस स्थान को देखता है और अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो हमेशा स्थायी होगा। यही आनुभाविक साक्ष्य स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए काम में लिया जाता है। अब इन आनुभाविक साक्ष्यों की क्या विशेषताएं होती हैं? इनकी कुछ विशेषताएं जो प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं वो क्या है? तो आनुभाविक साक्ष्यों या अनुभवजन्य प्रमाणों की प्रमुख विशेषताएं देखिए। अनुभवजन्य प्रमाणों को
ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जाता है, इसलिए ये प्रमाण सत्यता के अधिक निकट होते हैं। जितने भी अनुभवजन्य प्रमाण हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हमारे शरीर में सांख्य दर्शन के अनुसार कुल 11 इंद्रियां मानी जाती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इन सभी को हम इंद्रियों के नाम से पुकारते हैं। तो इनमें से 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, इनके माध्यम से हम अनुभव करते हैं। तो ये सत्यता के निकट होते हैं, फिर दूसरे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं वैसे ही अनुभवजन्य प्रमाणों में कर्मेंद्रियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। हाथ पैर आदि हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इनका भी अनुभवजन्य प्रमाणों में विशेष योगदान माना जाता है। वो कैसे? क्योंकि हाथ एवं पैरों से विभिन्न प्रकार की प्रायोगिक क्रियाओं को संपन्न करके किसी तथ्य एवं सिद्धांत की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है। कोई भी प्रायोगिक कार्य हमें करना है तो हमारी कर्मेंद्रियां उसको करने के लिए प्रेरित करती हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा ही वो कार्य किया जाता है। तो कर्मेंद्रियां भी आनुभविक साक्ष्य में अपना स्थान ग्रहण करती हैं। तीसरा, अनुभवजन्य प्रमाणों का अनुभव मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूपों में किया जाता है। जो भी अनुभवजन्य प्रमाण है पहले ज्ञानेंद्रियों के आधार पर प्राप्त होते हैं, कर्मेंद्रियों के आधार पर प्राप्त होते हैं, और तीसरी विशेषता है कि ये मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूपों में किया जाता है। कैसे? जैसे हम योगासन करते हैं तो योगासन करने पर मन को भी शांति प्राप्त होती है और शरीर भी स्वस्थ होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि योगासन संबंधी क्रियाएं करने पर मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार का विकास संभव होता है। तो अनुभवजन्य प्रमाण है वो मानसिक शारीरिक दोनों रूपों में प्राप्त होते हैं। अगली विशेषता देखें तो अनुभवजन्य प्रमाणों में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। कल्पना इसमें काम में नहीं ली जाती, क्योंकि प्रत्येक प्रमाण का अपना महत्व उस स्थिति में ही होता है जब उसे सार्थक रूप में अनुभव किया जाता है। कोई भी प्रमाण है यदि हम अपनी इंद्रियों से अनुभूत करते हैं तभी वो प्रमाण सार्थक माना जाता है। कल्पना का इसमें कोई स्थान नहीं होता। अनुभवजन्य प्रमाणों में विश्वसनीयता का समावेश होता है। जैसे चीनी के स्वाद को चखने के बाद प्रत्येक व्यक्ति मीठा ही बताएगा, कोई भी व्यक्ति उसे खट्टा या कड़वा नहीं बता सकता। यदि अनुभवजन्य प्रमाण है तो वो विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं, हमेशा एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति चीनी को खा लेता है, मैं खाऊंगा तो मीठा बताऊंगा, आप खाएंगे तो भी मीठा ही बताएंगे, कोई उसे खट्टा कड़वा नहीं कहेगा। तो अनुभवजन्य प्रमाण हमेशा विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं। ये भी इनकी विशेषता हुई। अगली विशेषता देखें तो अनुभवजन्य प्रमाणों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक सिद्धांत के पक्ष एवं विपक्ष में प्रस्तुत प्रमाणों को प्रत्येक रूप में सिद्ध किया जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत हम प्रतिपादित करते हैं तो पक्ष में भी बोल सकते हैं, विपक्ष में भी बोल सकते हैं, उसमें पक्ष विपक्ष सभी प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होते हैं, इसलिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाविष्ट माने जाते हैं। फिर देखें तो अनुभवजन्य प्रमाणों में वैधता का समावेश होता है, क्योंकि इन प्रमाणों के द्वारा सिद्धांत एवं नियम को सिद्ध करने की पूर्ण शक्ति होती है। अर्थात इन प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत ज्ञान में असत्यता की बहुत कम संभावना होती है। जो अनुभवजन्य प्रमाण ऊपर पढ़ा था विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं और वैधता पर भी आधारित होते हैं। अपने संपूर्ण प्रमाणों को इनमें समाविष्ट किया जा सकता है। फिर देखें तो अनुभवजन्य प्रमाणों में वस्तुनिष्ठता का भी समावेश होता है, क्योंकि इन प्रमाणों को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अनुभवजन्य प्रमाण है, अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी प्रयास करे वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। चीनी मीठी है तो मीठी ही रहेगी, वो कभी भी खट्टी या कड़वी नहीं हो सकती है। फिर है अनुभवजन्य प्रमाण प्रयोगशीलता एवं क्रियाशीलता पर आधारित होते हैं। अगली विशेषता है कि ये प्रयोगशीलता पर क्रियाशीलता पर आधारित होते हैं। इनमें प्रत्येक क्रिया को उसकी सत्यता
एवं प्रायोगिकता के आधार पर ही प्रमाण रूप में स्वीकार किया जाता है। सत्यता पर उसकी प्रत्येक सत्यता है, प्रायोगिकता है, हम प्रयोग करके प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए अनुभवजन्य प्रमाणों की विशेषता है कि प्रयोगशीलता, क्रियाशीलता पर आधारित होते हैं। फिर अगली देखें तो अनुभवजन्य प्रमाणों में सार्वभौमिकता की स्थिति भी पाई जाती है। सार्वभौमिकता की स्थिति क्या है कि इन प्रमाणों को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन कहीं पर भी नहीं कर सकता। नींबू खट्टा होता है, इस बात को हम चाहे भारत में रहें तो भारत के व्यक्ति भी चक्कर के कहेंगे कि नींबू खट्टा होता है। अमेरिका, जापान वाले अगर नींबू खाएंगे तो वो भी यही कहेंगे कि ये खट्टा होता है। तो अनुभवजन्य प्रमाण सार्वभौमिक होते हैं, पूरी भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर एक जैसे परिणाम इनके प्राप्त होते हैं, कभी भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कुछ विशेषताएं आनुभविक साक्ष्यों के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। फिर है आनुभविक साक्ष्य की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों है, इनका महत्व क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम कह सकते हैं स्थायी अधिगम। अनुभवों के आधार पर यदि हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमेशा अपने मन में स्थायी हो जाता है, हम कभी उसे भूल नहीं सकते। हमारी इंद्रियों से, आँखों से, कानों से हमने देखा है, सुना है, तो फिर भविष्य में कभी भी हम उसको देखना चाहेंगे तो अपने आप हमें याद आ जाएगा। तो अनुभविक जन्य प्रमाणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। प्रभावी एवं रुचिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया। यदि हम बच्चों को अनुभवों के आधार पर ज्ञान करवाते हैं, भ्रमण आदि पर ले जाकर के ज्ञान करवाते हैं, तो उनकी रुचि उसमें बढ़ती है और वह अध्ययन प्रभावी भी हो जाता है। इसलिए अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त अधिगम है वो प्रभावी होगा, रुचिपूर्ण होगा। फिर अगली आवश्यकता के रूप में देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अनुभविक साक्ष्यों में वैज्ञानिकता का समावेश होता है, इसलिए छात्रों में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। ये ज्ञान के सत्यापन में सहायक होते हैं। कोई भी ज्ञान है उसकी सत्यता को इससे परखा जा सकता है। प्रयोग संबंधी दृष्टिकोण का विकास भी होता है। छात्रों में प्रयोग करने की उपकरण, विद्युत धारा है या नहीं है तो विद्युत चला करके देखेगा। इस तरीके से प्रयोग संबंधी दृष्टिकोण का विकास भी होता है। वेद ज्ञान का विकास होता है। उनको पूरा, जो अब वेद ज्ञान का तात्पर्य है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का ज्ञान बच्चों को प्राप्त हो जाता है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान हमेशा विश्वसनीय होता है, उसके परिणाम हमेशा एक जैसे होते हैं। वस्तुनिष्ठ ज्ञान का विकास भी होता है कि उनमें कभी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आनुभविक साक्ष्य छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। ये इनकी आवश्यकता, इनके महत्व को प्रतिपादित करने वाले बिंदु हैं। फिर आते हैं आनुभविक साक्ष्य प्रतिमान के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, किस क्रम में इन चरणों को काम में लिया जाता है। देखिए, आनुभविक साक्ष्य प्रतिमान के चरणों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 चरणों से एक शिक्षक को गुजरना पड़ता है। वो 5 चरण कौन कौन से हैं, किस क्रम से हैं। तो आनुभविक साक्ष्यों के आधार पर किसी भी परिकल्पना या सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित 5 चरण माने जाते हैं। पहला है अवलोकन या प्रेक्षण। आनुभविक साक्ष्यों को व तथ्यों को एकत्र एवं व्यवस्थित करना ही अवलोकन या प्रेक्षण कहलाता है। कोई भी अनुभव जन्य प्रमाण है, उस प्रमाण को हम इकट्ठा करते हैं, एक व्यवस्थित करते हैं, क्रमानुसार हम उसको व्यवस्थित करेंगे तो उसको कहेंगे अवलोकन या प्रेक्षण। दूसरा चरण आता है निगमन। परीक्षण योग्य अनुमानों के रूप में परिकल्पना के परिणाम निकालना। जिन अनुमानों का हमें परीक्षण करना है उनके बारे में हम परिकल्पना करते हैं, उनके परिणामों को देखते हैं, वही निगमन है। फिर आगमन क्या है? परिकल्पना का निर्धारण करना कि वास्तविक क्या हो सकता है। एक कल्पना है, परिकल्पना है, वो मन में निर्धारित कर लेते हैं कि ऐसा होने से ऐसा होता है। फिर परीक्षण, नई अनुभवजन्य सामग्री के आधार पर उस परिकल्पना का निरीक्षण करना कि हमने चीनी, किसी ने बताया कि चीनी मीठी होती है, तब हम उसको खा करके देखते हैं, खा करके देखेंगे तो परीक्षण करेंगे कि वास्तव में वो मीठी है या नहीं है। और फिर मूल्यांकन, परीक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना कि उसका परीक्षण हमेशा सत्य है या नहीं है। इस तरीके से आनुभविक साक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए
5 चरण काम में लिए जाते हैं, उनका सही क्रम कौन सा है? तो वो है अवलोकन या प्रेक्षण, दूसरा है निगमन, तीसरा है आगमन, चौथा है परीक्षण और पांचवा है मूल्यांकन। इनसे हमें गुजरना पड़ता है। फिर चलते हैं, आनुभाविक साक्ष्य प्रतिमान के गुण क्या है, लाभ क्या है? जो हमने महत्व आवश्यकता में चीजें पढ़ी वही इसमें भी आ सकते हैं कि इस प्रतिमान के प्रयोग से छात्रों एवं अध्यापकों में पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। यदि शिक्षक अनुभवों के आधार पर बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे भी अपनी इंद्रियों के अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, तो शिक्षक और छात्रों के बीच में मधुर संबंध विकसित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन प्रतिमानों के प्रयोग से, आनुभाविक साक्ष्य प्रतिमान के प्रयोग से छात्रों एवं अध्यापकों में परस्पर अच्छे संबंधों का विकास होता है। दूसरा, इस प्रतिमान के प्रयोग से छात्र स्वतंत्र रूप से खोज करना सीखते हैं। कोई भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो अपने अनुभवों से छात्र नई नई खोज करते हैं, तो उनमें खोज करने की प्रवृत्ति का विकास भी होता है। फिर इस प्रतिमान के प्रयोग से छात्रों को खोज करने की वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। छात्र खोज करने लगेगा, एक खोज में असफल होता है तो दूसरा तरीका अपनाएगा। इस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान छात्रों को प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा छात्रों में सृजनात्मकता एवं उत्पादन चिंतन का विकास भी होता है। छात्र है वो नई नई रचना करना सीख जाते हैं। छात्र सूचनाओं का विश्लेषण करने तथा अन्य व्यूह रचनाओं से तुलना करने में समर्थ हो जाते हैं। इस तरीके से अनुभविक साक्ष्य अनुभव अवलोकन के आधार पर सीखे जाते हैं। मानसिक शारीरिक दोनों रूपों का इसमें विकास होता है। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां इसमें शामिल होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान भी अनुभवजन्य प्रमाण है, कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान भी अनुभवजन्य प्रमाण के रूप में आता है। इसके अंतर्गत कुल 5 चरणों से एक शिक्षक को छात्र को गुजरना पड़ता है। यही अपना आनुभाविक साक्ष्य है। इसमें भी परीक्षा में एक प्रश्न आना है, तो आप आनुभाविक साक्ष्य को इस वीडियो के आधार पर तैयार करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।